गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से शुक्र तारे के समान पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिनके लेखक का नाम है स्वामी आनंद। आइए उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के गिमडी गांव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के सरसंघ में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाली। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यवस्थित दिनचर्या को उकेरा है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निराभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हो जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले ले। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। इसी के साथ लेखक का जीवन परिचय खत्म होता है और अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार की कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो इन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव भाई देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची दिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप लिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोने में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर कालापानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल धामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे।
महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे कार्निकल में इन सब विषय पर लेख लिखा करते थे। कार्निकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में कार्निकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। इनमें अंतिम श्रीमती मैसेट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, लेकिन उसमें कार्निकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाए। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छाप खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहाँ भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकाल कर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरदचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था, यानी कि उनको पढ़ना शुरू कर दिया था। चित्रगंधा कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका
शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाइसरॉय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में आते थे। उन पत्रों को देख देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसरॉय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान कुशन वेश यानी सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। बड़े बड़े देश विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे, क्योंकि उन्हें शॉर्ट हैंड लिखना नहीं आता था। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूले या कमियां खामियां मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कोमा मात्र की भी भूल मिल जाए। गांधी जी कहते, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था न, और लोग दांतों उंगली दबाकर रह जाते। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते, अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजतें रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। वे 1 घंटे में 4 घंटे के काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चुके नहीं थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी नहीं कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठोस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनका निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधो नहला देती थी।
उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गूंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके, इस तरह समय निकाल कर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद है। प्रथम श्रेणी के शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलन और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934 से 35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। इसी मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, एरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद में सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और इस पाठ का अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने किया है।